Good morning, everyone. Today we are going to start a new chapter for class 11th, and that is P block elements. You must have already studied S block element. S block element के बारे में आप सभी लोगों ने पहले से ही पढ़ा होगा और उसमें हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 को इंक्लूड करते हैं. इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कौन से ग्रुप्स आते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट दूसरे ब्लॉक के एलिमेंट से अलग क्यों है, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर कितने ग्रुप्स आते हैं ये कैसे डिसाइड होगा, और इन्हें हम पी ब्लॉक एलिमेंट बोलते क्यों हैं. दैट इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर the elements in which the last electron enters p orbital. Such type of elements are included under p block elements. Let us take an example and understand. For example, we take boron, which is the first element of group number 13, and boron having the atomic number 5. When we see the electronic configuration, we have a noble gas core of helium, and since it is in second period, the quantum number for outermost cell is 2, that is 2s2 and 2p1. As we see, the last electron is entering inside the p orbital. In the same way, if we take aluminum having the atomic number 13, then we take the noble gas core of neon having the atomic number 10, and the outermost cell, the quantum number is 3, so we have to take 3s2 3p1. These two elements are belonging to the same group, that is group number 13. A common thing is observed in between these elements, that the last electron is going in p orbitals. So all the elements in which last electron enters the p orbitals, they are known to be p block elements. आई थिंक अब ये बात अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी कि p block elements हम इनको क्यों बोलते हैं. नाउ एज वी ऑल नो दैट p orbital having three different orientation, px, py and pz, and maximum number of electrons that can be filled inside p orbital is 6. So we can say that six groups are included in this block of periodic table, right? What are these groups? कहां से स्टार्ट होता है बेटा ये? ये स्टार्ट होता है बोरॉन फैमिली से, जिसके दो एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने देखे. सब्सिक्वेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आगे हम देखेंगे, और क्या सिमिलरिटी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, क्या इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, ग्रुप का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इन सब बातों को हम धीरे धीरे देखेंगे, राइट. सो कहां से कहां तक? ग्रुप नंबर 13 टू 18. ये रिलेटेबल बात है बेटा. पी ऑर्बिटल के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम फिलअप हो सकते हैं, और इसीलिए पी ब्लॉक के अंदर नंबर ऑफ ग्रुप्स कितना आया? ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 18, राइट. इंपॉर्टेंट चीज क्या है ये हमें समझना है कि ये ब्लॉक एलिमेंट का जो है ये दूसरे ब्लॉक से अलग क्यों है. व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट देम, so that we are reading them separately. हम इसको अलग से पढ़ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनमें खास होगा. So the most important thing is that metals, non-metals and metalloids, all these three types of elements are included in p block. p block के अंदर ये सारे types के elements मिलते हैं, and this fact justifies that there is diversity in chemistry of p block elements. आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर किसी ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड तीनों तरह के एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जैसे हम सेमीकंडक्टर के फॉर्म में सिलिकॉन, जर्मेनियम का यूज करते हैं. कार्बन अपना नॉन मेटल है. हर एक ग्रुप में नॉन मेटल्स भी मिलेंगे, मेटलॉइड्स भी मिलेंगे और मेटल्स भी मिलेंगे. डाउन द ग्रुप मेटेलिक नेचर बढ़ता चला जाएगा, और ये जो रिएक्शंस परफॉर्म करते हैं वो भी वेरी करते हैं. तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इट ब्रिंग्स डाइवर्सिटी इन द केमिस्ट्री ऑफ p block elements. Now the second
difference between p block elements and other block elements in the periodic table is that in heavier elements, in heavier elements, presence of d or f orbital is observed. अब ये थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग बात है, डी और एफ ऑर्बिटल के होने से क्या होता है ये समझना, कॉन्सिक्वेंस क्या है, व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ हैविंग डी और एफ ऑर्बिटल इन द हेवियर एलिमेंट्स, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से हम कैसे इसको समझ सकते हैं. सो वी विल अंडरस्टैंड दिस. फिलहाल आप इसे नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं. So now we will try to understand that what is the consequence of having d and f orbitals in heavier elements by taking an example in heavier elements. See, suppose that we take the example for group number 13, then we expect that on going down the group, that is boron, aluminium, gallium, indium, thallium. नॉर्मली हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं बेटा, डाउन द ग्रुप जाने पे एटॉमिक साइज को क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए. बट देयर इज अ डिस्क्रिपेंसी सीन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड गैलियम. What is the reason behind this? So the reason is hidden in having d and f orbitals in the heavier elements. See, if we see the electronic configuration for aluminium, it's noble gas core of neon plus 3s2 and 3p1. If we see the electronic configuration for gallium, it's argon plus 3d10, 4s2 and 4p1. 18 plus 10, 28, 28 plus 2, 30, and 30 plus 1, 31, right? So the atomic number for gallium is 31, and we see that इसमें और इसमें देखो क्या डिफरेंस है, एक प्रोमिनेंट डिफरेंस किसका दिख रहा है, 3d ऑर्बिटल का. हमने पढ़ा था अर्लियर, ये हमें रिमेंबर रखना चाहिए कि अगर हम स्क्रीनिंग इफेक्ट के ऑर्डर को कंसीडर करें तो s ऑर्बिटल इज वेरी इफेक्टिव इन स्क्रीनिंग, then p, then d, and then f. What happens? This d orbital offers only poor screening effect. Poor screening effect. इसको समझने की कोशिश करो. मैं क्या बोल रहा हूँ कि साइज जनरली क्या होना चाहिए था, डाउन द ग्रुप इसे बढ़ना चाहिए था, बट बिटवीन एल्युमिनियम एंड गैलियम ऐसा नहीं है, उल्टा हो जाता है. उल्टा गैलियम पे जाने पे साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है. इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल d10 electrons which offers only poor screening effect. What is now screening effect? We all know that nucleus is positively charged due to the presence of protons, और न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है उसे हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं. If the charge on nucleus is positive and the charge on electron is negative, तो obviously nucleus will try to hold the electrons by attractive force. Attractive force से nucleus electrons को क्या करके रखेगा, hold करके रखेगा बेटा. 3d10 जो 3d जो इलेक्ट्रॉन है वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को, मतलब s वाले इलेक्ट्रॉन को, 3d इलेक्ट्रॉन 4s इलेक्ट्रॉन को इफेक्टिव सील्डिंग प्रोवाइड नहीं कर पाता. और अगर इफेक्टिव सील्डिंग ये प्रोवाइड नहीं कर पाता 4s को, तो न्यूक्लियस विल होल्ड दिस इलेक्ट्रॉन्स मोर टाइटली. दैट शोज अ श्रिंकेज ऑफ एटॉमिक साइज. तो जहां साइज को बढ़ना चाहिए था ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट ऑफ 3d ऑर्बिटल, और आगे जाने पे तो हमें 4f भी मिलने वाला है, 3d के बाद 4d, और इधर लास्ट वाले एलिमेंट्स में हमें 4f भी मिलेगा. तो हेवियर एलिमेंट्स में ये स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट और ज्यादा प्रोमिनेंटली दिखने वाला है. इसी श्रिंकेज ऑफ साइज से कहीं ना कहीं रिलेटेड, और इसी d एंड f ऑर्बिटल से रिलेटेड हमारा एक और इफेक्ट है जो है इनर्ट पेयर इफेक्ट, जिसके बारे में हम सब्सिक्वेंटली जानेंगे. फिलहाल हमें ये पता चला कि ये d और f ऑर्बिटल्स कहां से शुरू होते हैं. देखो अगर हम ध्यान से देखें
तो वैसे तो वैकेंट 3D ऑर्बिटल हमारा यहाँ पे भी प्रेजेंट है, भले हमने उसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में हम नहीं लिखते हैं बिकॉज इट इज एम्प्टी, बट filling of 3D orbital starts here. We should remember that gallium is followed by a series of 3D series. तो यहाँ गैलियम से पहले एलिमेंट्स आते आते 30 तक वहां ऑलरेडी 3D की फिलिंग जिंक तक आते आते कंप्लीट हो जाती है। तो ये 3D10 का सेल हमें इसमें भी मिलता है, और ये जो खासियत है ये एस ब्लॉक के अंदर नहीं था, बिकॉज एस ब्लॉक के अंदर ऐसा कोई फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स हेवियर एलिमेंट्स में या एफ ऑर्बिटल की फिलिंग नहीं होती थी, बट इनमें होती है, और इसीलिए इस डी एंड एफ ऑर्बिटल के प्रेजेंस की वजह से ये साइज का डिस्क्रिपेंसी हमको दिखाई देता है। और ये स्क्रीनिंग इफेक्ट या पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट का जो कॉन्सिक्वेंस है वो सिर्फ साइज पे ही नहीं, वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे, केमिकल रिएक्शंस पे और किस किस चीज पे असर डालता है। यहाँ देखो, पहला हमने देखा कि एटॉमिक साइज जिसको बढ़ना चाहिए था वो इरेगुलर वेरिएशन दिखाएगा। अगर एटॉमिक साइज इरेगुलर वेरिएशन दिखाएगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी की वैल्यू भी स्मूथली वेरी नहीं करेगी। वैसे तो एक्सपेक्टेड यही होता है कि एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप नॉर्मली क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो आयनाइजेशन इंथैल्पी को क्या करना चाहिए, डिक्रीज करना चाहिए। बट ड्यू टू दिस डिस्क्रिपेंसी आयनाइजेशन इंथैल्पी के ट्रेंड में भी डिस्क्रिपेंसी दिखाई देती है। एंड इट्स नाउ वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट हियर दैट इट इज ओनली ड्यू टू दिस डी इलेक्ट्रॉन्स. These d electrons are not able to shield the outermost shell electron due to which shrinkage of size takes place. साइज क्या हो जाता है बेटा, छोटा हो जाता है, और साइज जब छोटा हो जाएगा बड़े होने के बजाय तो आयनाइजेशन इंथैल्पी भी वैसे ही असर डालेगा। तो एटॉमिक साइज, आयनाइजेशन इंथैल्पी, electronegativity, these all things are affected due to the presence of this d and f orbital, which in which filling of electrons offers only poor screening effect. So I hope you have understood this. You pause your video, note कर लो इसे, and then we will continue. Now we will see another consequence of having d and f orbitals in the heavier members of any group. p ब्लॉक के अंदर ग्रुप कोई भी हो, जब हम हेवियर मेंबर्स के अंदर जाते हैं तो हमें देखने को मिलता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से कि वहां पे d और f ऑर्बिटल्स का प्रेजेंस है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक इफेक्ट है, उसे हम समझ ले अभी, तो बाद में जब हम जनरल कैरेक्टर ग्रुप वाइज पढ़ेंगे 13-14 का अलग अलग, तो हमें हेल्प हो जाएगा। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, पहले तो ये समझ ले। इनर्ट पेयर इफेक्ट इज द reluctance of ns electrons to participate in bond formation, or we can concisely say that chemical reaction करने में या बॉन्ड फॉर्मेशन करने में अगर ns इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं करते तो हम उसे बोलते हैं इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब ये इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों हो रहा है जरा हम समझे। डाउन द ग्रुप जहां पे d और f ऑर्बिटल है, अभी अभी हमने देखा था d और f ऑर्बिटल के प्रेजेंस से हमें क्या मिलता है, सिर्फ मिलता है पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। एंड d and f ऑर्बिटल्स आर वेरी पुअर इन प्रोवाइडिंग शील्डिंग इफेक्ट भी हम इसे बोलते हैं, स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं, राइट। तो व्हाट हैपेंस एज वी गो डाउन द ग्रुप, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो इंक्रीज कर रहा है, जो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो तो बढ़ रहा है, वो कंसिक्वेंटली बढ़ता ही जा रहा है जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं। लेकिन ये जो 3D या फिर f 4f लास्ट एलिमेंट के अंदर मैंने बोला 4f भी मिलेगा, ये 3D इनइफेक्टिव है। ये आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन, देखो फिलिंग हम पहले किसकी, 3D इज फिल्ड ओनली आफ्टर द फिलिंग ऑफ 4s, ये तो हमें मालूम है। 3D is filled only after the filling of 4s, पहले 4s की फिलिंग होती है फिर 3D की फिलिंग होती है, बट 3D तो ऑलरेडी भरा हुआ है 30 तक आते आते। तो इन एलिमेंट्स में, मतलब हम p ब्लॉक में जहां चलेंगे, ठीक है, सेकेंड मतलब ऑनवर्ड्स, थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स जहां भी चलेंगे वहां 3D ऑर्बिटल भरा हुआ मिलेगा, 3D तो मिलेगा ही, और लास्ट एलिमेंट जाते जाते हमको f ऑर्बिटल का भी एक भरा हुआ सेल मिलेगा जिसमें f के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और ये जो d ऑर्बिटल है या f ऑर्बिटल है, ये क्या करेगा, न्यूक्लियस से इस s के इलेक्ट्रॉन को बचा नहीं पाता है,
बात को समझना, इट इज अनेबल टू सील्ड द आउटरमोस्ट एस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ऑफ न्यूक्लियस। अगर ये कमजोर पड़ गया, ये दीवार कमजोर पड़ गई, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और जब ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे तो इन एस इलेक्ट्रॉन का होना या ना होना उससे कोई मतलब नहीं। इसीलिए हमने बोला कि एस ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में या केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझे तो बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम, जब हम लोग जनरल इंट्रोडक्शन लेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ये चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो ऐसा है कि ये है ग्रुप नंबर 13 एंड इसके आउटर मोस्ट सेल में है 3 वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक, ऑक्सीडेशन स्टेट हम सभी को मालूम है। तो एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी ग्रुप का, उसका ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन। मतलब उसका कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट उसको क्या एग्जिबिट करना चाहिए? +3। बट हम देखते हैं कि डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करती है, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। अब बात को ध्यान से समझो बेटा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 एलिमेंट्स का है NH2NP1, NH2NP1, और NP में फिर बढ़ते बढ़ते पूरे P ब्लॉक का देखा जाए तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है NH2NP1 to 6। मतलब NH2 तो फिक्स है, ग्रुप 13 में 1 होगा, ग्रुप 14 में 2 होगा, ग्रुप 15 में 3 होगा, ग्रुप 16 में 4, ग्रुप 17 में 5 एंड ग्रुप 18 में 6। तो अल्टीमेटली जाके ये 6 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे, इसलिए हमारे पास 6 ग्रुप्स है। ये तो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं और तुम्हें ये बात समझ में भी आया होगा बेटा। अभी देखो ये ग्रुप 13 के अंदर NH2NP1, हमने बोला कि इस S इलेक्ट्रॉन को जो यहाँ D या F प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस के कहर से बचा नहीं पाता। जब बचा नहीं पाएगा तो न्यूक्लियर चार्ज इस इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा एक्ट करेगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखेगा। ये इलेक्ट्रॉन्स हो या ना हो उसका कोई मतलब नहीं। तो फिर मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितना रह गया? +1। तो ये थोड़ा अजीब है। इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है? पहले तो ये चीज, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्यों होता है, ये उसका रीजन। बिकॉज एज वी मूव डाउन द ग्रुप वी सी दैट आफ्टर सेकेंड पीरियड, मतलब थर्ड पीरियड ऑनवर्ड्स, पहले तो D ऑर्बिटल और लास्ट में जाते जाते F ऑर्बिटल का भी प्रेजेंस देखने को मिलता है, राइट। सो व्हाट हैपेंस व्हेन वी मूव इन द हेवियर एलिमेंट की तरफ हम जब मूव करते हैं तो ये पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट और ज्यादा प्रोमिनेंट होने लगता है, और प्रोमिनेंट होने की वजह से न्यूक्लियस का अट्रैक्शन NS इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा लगता है, और NS इलेक्ट्रॉन आर टाइटली बाउंडेड टू द न्यूक्लियस। In that case, NS electrons are not able to participate in chemical bonding. केमिकल बॉन्डिंग करने में NS इलेक्ट्रॉन का कोई रोल रह ही नहीं जाता, इसीलिए ये इनर्ट पेयर इफेक्ट दिखाते हैं और NS इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। तो यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोट करने लायक है कि ये या तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट अपने मैक्सिमम वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन के बराबर दिखाएंगे या उससे 2 यूनिट कम, मतलब +3 या +1। ये चीज देखो, +3 की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घटेगी। क्यों घटेगी? रीजन समझ में आ रहा है, D और F ऑर्बिटल के पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट वेल, बिकॉज बाकी सारे प्रॉपर्टीज को समझने में ये चीज बहुत हेल्प करने वाली है। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से और कई सारे कॉन्सिक्वेंसेज इन ग्रुप्स के अंदर ट्रेंड्स देखने को हमें मिलते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करो, इसे नोट करो एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर। So one of the other prominent effects of having D or F orbital in elements down the group, और क्या इफेक्ट्स देखने को मिलता है उस चीज को हम समझते हैं, वाइंड अप करते हैं इंट्रोडक्शन को, और उसके बाद हम इंडिविजुअली एक एक ग्रुप को पकड़ेंगे, राइट। सी, सो अदर प्रोमिनेंट इफेक्ट इज ऑब्जर्व दैट हम बोरॉन
एल्युमिनियम को कंपैरिजन करें, जितना फैक्ट ना लिखे उतना एग्जाम्पल लिखे तो ज्यादा सही है। अब बोरॉन ने जब फ्लोरीन के साथ एक एनायन बनाया तो इसने बनाया BF4 माइनस। देखो ध्यान से बात को समझो, यहाँ बोरॉन मैक्सिमम अपना बॉन्ड्स कितने बना रहा है, मतलब यहाँ पे बोरॉन की कोवेलेंस कितनी है 4, 4 फ्लोरीन को अपने साथ बॉन्ड कर सकता है। आ जाते हैं एल्युमिनियम में, ये तो बहुत बड़ा खेल हो रहा है। देखो एल्युमिनियम 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है, ये पूरा टोटल चार्ज 3 माइनस का हुआ। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर हम यहाँ पे देखें तो बोरॉन के लिए भी +3 ही होगा और एल्युमिनियम के लिए भी +3 ही होगा। आप बोलोगे कैसे सर, कैसे +3 बोला, तो 3 इसका, एक फ्लोरीन का -1, 4 फ्लोरीन का -4, 3 -4 होल चार्ज कितना लगा हुआ है, देखो -1 का। ध्यान से देखो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम का 3, इसका 6 फ्लोरीन का कितना हो जाएगा, एक का -1 है तो -6, तो 3 - 6 बिकम्स -3। यही तो है, बहुत बड़ी चीज है कि बोरॉन भी +3 शो कर रहा है, एल्युमिनियम भी +3 शो कर रहा है, लेकिन एल्युमिनियम बोरॉन से ज्यादा बॉन्ड्स बना रहा है। ये क्यों हो रहा है भाई, चलो बोरॉन और एल्युमिनियम के कॉन्फ़िगरेशन को चेक कर लेते हैं कि ऐसा कौन सी चीज एल्युमिनियम में मिल जा रही है जो बोरॉन में नहीं मिल रही। नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट हियर दैट इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, बोरॉन किस पीरियड को बिलोंग करता है, हमें ये याद रखना होगा। किस पीरियड को बिलोंग करता है, इट बिलोंग्स टू द सेकेंड पीरियड। So the quantum number for outermost cell is 2. So helium 2s2 2p1 और ग्रुप नंबर तो 13 है ही अपना मालूम है। आउटरमोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ भी 3 होंगे, ये भी इसी ग्रुप का है, एल्युमिनियम भी ग्रुप 13 का ये। लेकिन देखो नया क्या हो गया, यहाँ हमने पकड़ा नियॉन 3s2 3p1। अवेलेबल नंबर ऑफ ऑर्बिटल, s के अंदर ओरिएंटेशन होता है एक, स्फेरिकल शेप का होता है s, मालूम है ये। p ऑर्बिटल के अंदर 3 ओरिएंटेशन होते हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितने हुए, 3 यहाँ 1 यहाँ, मतलब कोवेलेंस इसमें कहां पे आके रुक जाएगा बताओ, 4। यहाँ पे भी तो सर वही है, तुम बोलोगे कि यहाँ 1 और p में 3 ओरिएंटेशन तो 4, इसको भी तो 4 पे रुक जाना चाहिए, लेकिन ये 6 पे कैसे चला गया, इसने अपने कोवेलेंस को एक्सपेंड कर दिया। इट अलाउज एक्सपेंशन ऑफ कोवेलेंस। कोवेलेंस का एक्सपेंशन एल्युमिनियम अलाउ करता है, बोरॉन अलाउ नहीं करता। अब चलो समझे कि बोरॉन क्यों नहीं अलाउ करता, एल्युमिनियम क्यों अलाउ करता है। हमें मालूम होना चाहिए कि व्हेन द क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज 3, इट इंक्लूड्स 3s 3p 3d। दिस इज नाउ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट यहाँ पे 3d ऑर्बिटल है लेकिन वो वैकेंट है, उसमें कुछ नहीं है। So one of the other prominent effect of having d or f orbital in heavier elements, क्या इफेक्ट और है बेटा, इस इफेक्ट्स को कंक्लूड करने की हम कोशिश करते हैं और उसके बाद हम फिर आगे की कहानी देखते हैं ग्रुप वाइज, फिर सारी चीजें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और सारी चीजें। तो क्या प्रोमिनेंट इफेक्ट देखने को मिला, लेट अस अंडरस्टैंड इट बाय एग्जांपल। हमारे पास एक एलिमेंट आया बोरॉन, दूसरा आया एल्युमिनियम, दोनों की बॉन्डिंग करानी है हमें किससे, फ्लोरीन से। बोरॉन ने जो फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया तो बोरॉन 4 बॉन्ड पे ही आउट, BF4 माइनस। एल्युमिनियम फ्लोरीन से बॉन्ड बनाया तो AlF6 3 माइनस। यहां हम ध्यान से देखें तो दोनों की ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें +3 और +3 है। कैसे देखो ध्यान से, यहां फ्लोरीन का अगर चार्ज देखो तो -1, 4 का -4, तो -4, ये -4 चार्ज हुआ इसके ऊपर और 3 - 4 ये हो गया -1, ये टोटल चार्ज हो गया पूरे एनायन के ऊपर। एनायन ही है क्योंकि टोटल चार्ज माइनस है। जिस स्पीसीज के ऊपर नेगेटिव चार्ज उसको हम क्या बोलेंगे, एनायन बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके केस में देखो ये -6 हो गया, 6 फ्लोरीन है तो अगर हम इसका 3 कंसीडर करें तो 3 - 6 कितना हो जाएगा, -3।
इसका मतलब दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, लेकिन इसमें ऐसा क्या खास बात है कि ये अपने कोवेलेंस को 4 से ज्यादा ले जा पा रहा है, और ये अपना कोवेलेंस इसका 4 पे ही जाके सिमट गया। तो सी द डिफरेंस इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन हैविंग द एटॉमिक नंबर 5। सो नोबल गैस कोर हम लेते हैं हीलियम का। आउटर मोस्ट सेल के अंदर क्वांटम नंबर 2, बिकॉज सेकेंड पीरियड में तो 2s2 2p1। यहाँ पे एल्युमिनियम के केस में हम देखें तो इसका होगा नियॉन, क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 13, और आउटर मोस्ट सेल में आएगा 3s2 3p1। अब देखो समझो कि डिफरेंस क्या है दोनों में। यहाँ पे 2s में सिंगल ओरिएंटेशन, और हम सभी जानते हैं कि 2p के अंदर p के अंदर px py pz अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, 3 डायमेंशनल एक्सिस, p ऑर्बिटल का 3 डिफरेंट ओरिएंटेशन होता है, और वो 3 ओरिएंटेशन, इसका एक ओरिएंटेशन, ये मिलके कितने हुए 4। मतलब बोरॉन अपने कंपाउंड्स में 4 से ज्यादा बॉन्ड्स नहीं बना सकता, 4 से ज्यादा अपने कोवेलेंस को एक्सपेंड नहीं कर सकता, बट इट कैन एक्सपेंड। हियर द कोवेलेंस एक्सपेंशन इज सीन इन केस ऑफ एल्युमिनियम। व्हाई? बिकॉज यहां हम बात कर रहे हैं थर्ड सेल की, n इज इक्वल टू 3, जिसके अंदर 3s 3p 3d तीनों रहते हैं। भले हमने यहाँ 3d ना लिखा हो, लेकिन 3d है तो सही। और वो 3d जाएगा कहाँ? 3d के अंदर कितने ओरिएंटेशन, 1 2 3 4 और 5। ये 3d ऑर्बिटल भी यूटिलाइज हो जाता है बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए, और इसीलिए यहाँ पे कोवेलेंस बियॉन्ड 4 एक्सीड हो जाता है, लेकिन बोरॉन के लिए ऐसा नहीं है। और ये तो हर मेंबर के लिए ट्रू होगा, जो भी हम ग्रुप में जाएंगे, चाहे हम 13 में जाए 14 में जाए, तो हेवियर मेंबर्स के अंदर हमें क्या देखने को मिलेगा? प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल्स, एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स और फिल डी ऑर्बिटल्स। फिल डी ऑर्बिटल्स की वजह से इसके पहले हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट देखा था, साइज डिस्क्रिपेंसी देखा था एल्युमिनियम गैलियम का। एल्युमिनियम से गैलियम जाते समय साइज को क्या करना चाहिए? बढ़ना चाहिए। बट गैलियम पे जाने पे साइज क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि गैलियम के अंदर डी ऑर्बिटल फिल्ड सेल एक मिलता है, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट दिखाता है, न्यूक्लियस खूब अट्रैक्ट करता है आउटर मोस्ट सेल को, तो श्रिंक कर जाता है, साइज क्या हो जाता है? कम। बढ़ने के बजाय उल्टा क्या हो जाता है? कम। तो ये एक और प्रोमिनेंट इफेक्ट हमको देखने को मिला, और ये इफेक्ट और सब ब्लॉक में देखने को नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहां डी और एफ ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होता, वहां साइज का वेरिएशन ही नहीं होता, नॉर्मल वेरिएशन देखने को मिलता है ग्रुप 1 ग्रुप 2 में। डाउन द ग्रुप जाते हैं एटॉमिक साइज बढ़ता है, सिंपल सी बात है। और इन सब की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बाकी सारे प्रॉपर्टीज पे भी असर पड़ता है। Hence we can say that the chemistry of p block element is very much different from other blocks, and hence we are studying them separately। जो इंट्रोडक्शन वाली चीज थी कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, आखिर पी ब्लॉक एलिमेंट को अलग से पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी? तो जरूरत इसलिए पड़ गई क्योंकि इनके केमिस्ट्री में काफी डाइवर्सिटी है, एलिमेंट्स तीनों तरह के मिलते हैं। इनके ग्रुप्स में जब हम थर्ड पीरियड के ऑनवर्ड्स चलते हैं तो डी एफ ऑर्बिटल मिलता है, श्रिंकेज होता है, साइज का इरेगुलर इंक्रीज होता है, मतलब रेगुलरली इंक्रीज, स्मूथली नहीं होता। तो जब साइज ही इरेगुलरली इंक्रीज करेगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी पे फर्क पड़ेगा, बाकी सारे प्रॉपर्टीज पे भी पड़ेगा, कोवेलेंस पे भी पड़ रहा है, एज इट इज ऑब्जर्वेबल फ्रॉम द गिवन एग्जांपल। नाउ यू पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, देन वी विल कंटिन्यू। द लास्ट इफेक्ट। अब ये सर आपने क्या लिख दिया है? लास्ट इफेक्ट मतलब हेवियर मेंबर्स में डी और एफ ऑर्बिटल, और लोअर मेंबर्स में डी और एफ ऑर्बिटल्स का एब्सेंस। इस डिफरेंस की वजह से लास्ट एक चीज क्या देखने को मिलती है, जैसे हमने देखा कि मान लो ग्रुप नंबर 14 का मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। कार्बन के अंदर टेंडेंसी है कि कार्बन कैटेनेशन करे, कार्बन लॉन्ग चेन्स बनाए, कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बना लेगा, कार्बन डबल बॉन्ड भी बना लेगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी बना लेगा। मतलब कार्बन के अंदर हाई कैटेनेशन टेंडेंसी है। मैं किसी एक ग्रुप को लेके बात नहीं कर रहा हूं, हमको तो ग्रुप 13 भी देखना है, 14 भी देखना है। कार्बन ग्रुप नंबर 14 का है, तो कार्बन के अंदर हाई कैटेनेशन की टेंडेंसी, और कार्बन अपने ग्रुप का पहला एलिमेंट है जहां पे डी ऑर्बिटल नहीं होता, वहां पे सिर्फ अभी क्या है? पी ऑर्बिटल है, हाई कैटेनेशन टेंडेंसी। अब हाई कैटेनेशन टेंडेंसी क्यों हुआ? बिकॉज स्टार्टिंग ऑफ द ग्रुप दे हैव एबिलिटी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड।
They form strong pi bond. Why they form strong pi bond? Due to overlap between p and p, that is called p pi overlapping. अगला सवाल, कार्बन के बाद जब हम सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड इन सब पे चलेंगे, नीचे जाएंगे, तो क्या ये पाई बॉन्ड नहीं बना पाते? पाई बॉन्ड बना तो पाते हैं, बट टेंडेंसी टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड डिक्रीज. इसका मतलब कैटेनेशन की टेंडेंसी भी डाउन द ग्रुप क्या करेगी? डिक्रीज करेगी. कार्बन की हाईएस्ट कैटेनेशन टेंडेंसी, बिकॉज वो हर तरह का बॉन्ड बना सकता है, चाहे बॉन्ड सिंगल चेन में बनाए, रिंग के फॉर्म में बनाए. ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी हम पढ़ते हैं. दिस इज द रीजन व्हाई कार्बन इज फॉर्मिंग सो मच नंबर ऑफ वेराइटी नंबर ऑफ कंपाउंड्स दैट आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, राइट. एंड डाउन द ग्रुप कैटेनेशन की टेंडेंसी क्या होती है? घटती है कैटेनेशन की टेंडेंसी. स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड ये नहीं बना पाते. क्यों नहीं बना पाते? आ जाते हैं. यहां भी कहीं ना कहीं डी ऑर्बिटल का ही तमाशा है. डी ऑर्बिटल ने कुछ ना कुछ खेल किया है. तो डाउन द ग्रुप मैक्सिमम ओवरलैप पाई बॉन्ड के लिए पी और डी के बीच होता है. अब इसको कंपेयर करो और इसको कंपेयर करो. दिस इज नाउ मोर स्ट्रॉन्गर इन कंपेरिजन टू पी पाई डी पाई. व्हाई? बिकॉज मिनिमम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, मिनिमम एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ओवरलैपिंग ऑर्बिटल, पी और पी मिनिमम एनर्जी डिफरेंस है. पी और डी के बीच लार्ज एनर्जी डिफरेंस है, तो ये जो पी डी का ओवरलैप होगा ये कैसा बनाएगा? वीक पाई बॉन्ड बनाएगा. और पी का जो ओवरलैप होगा ये कैसा बनाएगा बेटा? स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाएगा. बहुत आसानी से अब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि ये पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी, स्ट्रॉन्ग पाई बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी स्टार्टिंग ऑफ द ग्रुप ज्यादा थी. जैसे हम नीचे जाते गए, डी ऑर्बिटल आता गया, तो वहां पी और पी के बीच ओवरलैप नहीं. किसके बीच ओवरलैप है? पी और डी के बीच. पी डी का ओवरलैप पी के ओवरलैप से वीक पड़ जाता है, क्योंकि पी डी में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, पी में एनर्जी डिफरेंस कम है. नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट हियर. काइंडली यू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड देन वी विल कंटिन्यू फर्दर. So now we all have understood then it is very interesting to study the chemistry of p block element, because they are very much different from rest of the blocks, from rest of the elements in many aspect. और ये चीज आपको समझ में अब आ जाना चाहिए. इंटरवेनिंग डी एंड एफ ऑर्बिटल के होने की वजह से, फिजिकली हम देखें तो मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों होने की वजह से. एस ब्लॉक के अंदर क्या है बेटा? वो लेफ्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल स्टार्टिंग ग्रुप 1 और ग्रुप 2 सिर्फ मेटल्स ही होते हैं, प्रोमिनेंटली वहां पे मेटल्स है. पी ब्लॉक के अंदर मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड तीनों मिलता है. जब तीनों मिलेगा तो केमिस्ट्री भी क्या होगा? डाइवर्स होगा, ज्यादा होगा, केमिकल रिएक्शन का रेंज भी बढ़ जाएगा, और इसीलिए इनको सेपरेटली पढ़ना जरूरी है. तो टिल नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट बोरॉन फैमिली. Boron is the leader of this family, right? And boron family is actually which group? It is group number 13. What is very much important in chemistry in reading chemistry of a particular group? The first thing which is important is electronic configuration. What is their electronic configuration? What is the common electronic configuration? What is the variation in the atomic radii? Atomic radii किस तरह से वेरी करता है? आयनाइजेशन इंथैल्पी पे एटॉमिक रेडियाई का क्या असर पड़ता है? इन चीजों को हमें देखना है. तो हमको ये तो मालूम है कि जनरल पी ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है NH2 NP126. एक चीज सॉर्ट आउट कर लो बेटा यहां से. ग्रुप 13 का मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होगा 3. ये दिमाग में रख लो अपने. ग्रुप 13 का मतलब वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन 3. अगर ग्रुप का नंबर याद है तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन भी याद हो गए. 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8. तो वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन हो गए 3. तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन, आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन हो गया बेटा NH2 NP1. चलो आओ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम इनका करें और समझे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में क्या खास बात है, क्या हमें देखने को मिलता है, राइट? कैसे याद रखना एलिमेंट्स को? बैग इट, BAGIT. बैग इट मीन्स किसी चीज को हम अपने बैग में रख लें. B फॉर बोरॉन, A फॉर एल्यूमिनियम, G फॉर गैलियम, I फॉर इंडियम, T फॉर थैलियम.
नाउ फॉर बोरॉन द एटॉमिक नंबर इज 5। रट्टा नहीं मारना है हमको, बोरॉन का अगर मालूम है तो आगे सबका हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? बोरॉन +8 कर दो, एल्युमिनियम का हो गया 13, ठीक है। इस G फॉर गैलियम यहां कर दो ऐड 18, तो गैलियम का हो गया 31। आगे 18 अगर हम इसमें और ऐड कर दे तो इसका हो गया 49, और लास्ट के लिए हम 32 ऐड कर दे तो 49 + 32 हो गया तुम्हारा 81। नाउ दीज आर द एटॉमिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर मालूम है, पीरियड नंबर मालूम है, तो बड़ी आसानी से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। बोरॉन के सबसे नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियॉन तो नहीं हो सकता, बिकॉज बोरॉन का 5 नियॉन लोगे तो फिर इसका इलेक्ट्रॉन का फिर कहां जाएगा? तो हम बोरॉन कम वाला लेंगे, उससे कम वाला। तो उससे कम वाला कौन सा होता है? हीलियम। ये आता है सेकेंड पीरियड के अंदर। तो आउटर मोस्ट सेल का जो क्वांटम नंबर है वो क्या होता है? 2 सेकेंड पीरियड के लिए। जनरल आउटर सेल कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 13 के लिए क्या है? NH2NP1। इसी पे तो बैठाना है, n के जगह पे हम क्या रख देंगे? 2, तो 2s2 2p1। नाउ इट इज वेरी इजी एंड वेरी इंटरेस्टिंग। सी द नेक्स्ट वन वी हैव नियॉन। अब हम नियॉन लेंगे ना, क्योंकि ये 13 है, हीलियम लेने का कोई फायदा नहीं। तो इसके पास वाला नियॉन, और आउटर मोस्ट सेल का क्वांटम नंबर 3, तो 3s2 3p1। अभी हमको ये याद रखना है कि गैलियम है 31। 21 से 30 इधर 3D सीरीज चल रहा था पीछे डी ब्लॉक में, हम पीरियड के हिसाब से चले तो 30 तक आते आते तो डी भर गया है, मतलब 3D की फीलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो गैलियम में भी 3D भरा हुआ मिलेगा। यहीं से तो खेल शुरू हुआ। यहां से डी ऑर्बिटल की फीलिंग, इन सब में फिल्ड सेल मिलेगा, 3D 4D, फिर 5D भी मिलेगा और 4f भी मिलेगा। 4f इसलिए क्योंकि फिर यहाँ 4f भी कट के नीचे निकलता है। ये आप क्लास 12 के अंदर भी पढ़ेंगे, और जनरल प्रॉपर्टी जब हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं 11th के अंदर, तो वहां भी देखने को मिलता है। सी so for the atomic number 31, which noble gas we have to take? We have to take argon. Why not krypton? krypton हम नहीं ले सकते बिकॉज krypton का एटॉमिक नंबर 36 है, आर्गन का है 18। मैंने बोला सबसे पहले आउटर सेल को डिसाइड करो। आउटर सेल, आउटर मोस्ट सेल का क्वांटम नंबर ये था 2 में, ये 3 में, तो ये 4 में। तो आउटर सेल का तो इसी तर्ज पे जाएगा, 4 और 4 4s2 4p1, 4s2 4p1। अब सवाल ये कि डी भी यहां भरना है, तो कौन सा डी होगा? तो याद रखना है, छोटी सी बात याद रखनी है हमको, जितना इसका क्वांटम नंबर है आउटर मोस्ट सेल का, उससे एक कम डी का रहेगा। मतलब 4 है तो यहां क्या हो जाएगा बेटा? 3D। 3D में कितने? 10। मैक्सिमम कैपेसिटी 3D की कितनी होती है? 10, क्योंकि 3D के अंदर कितने ओरिएंटेशन होते हैं? 1 2 3 4 और 5। और 5 ओरिएंटेशन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने फिल हो सकते हैं? 10। एक ओरिएंटेशन में 2, तो 5 में 10, तो 3D 10 हो गया। अब गिन के तुम देख लो, कुछ डाउट है तो 18 10 28, 28 2 30 और 1 31, 31। इट इज इक्विवेलेंट, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ठीक है। नेक्स्ट चलो 49 के लिए करना है, तो अब हम लेंगे क्रिप्टन। इसके पीछे जो सीरीज है डी और डी ब्लॉक का, वो है 4D सीरीज, और इसका आउटर मोस्ट सेल का क्वांटम नंबर यहां 4 है, तो यहां क्या होगा? 5। मतलब आउटर मोस्ट सेल में हो गया 5s2 5p1। एक छोटा सा ट्रिक हमने तुमको बताया कि 5 से 1 कम कर दो तो डी ऑर्बिटल का क्वांटम नंबर निकल जाएगा। मतलब 5 है तो यहां क्या आएगा? 4, तो 4D हो गया 10। बात खत्म। यहां एक चीज ध्यान रखना कि along with डी एफ भी आने वाला है लास्ट वाले में। तो इसके लिए हमको लेना है जेनन। जेनन का होता है एटॉमिक नंबर 54, इसका 36, इसका 54। ये काउंट करके देख लेना बेटा, 36 + 10 46, 46 + 2 48, 48 + 1 49। इज इट इक्विवेलेंट? नाउ फॉर 81 हमने लिया जेनॉन। सबसे पहले हम बाहर का ही लिखे, कोई चिंता नहीं, सबसे पहले बाहर का लिखे। तो बाहर का लिखे तो 2 3 4 5 6। क्वांटम नंबर कहां पे पहुंचा है? एन की वैल्यू 6 है, तो 6 यहां लिखेंगे। मतलब हम आउटर मोस्ट सेल में तो 6s2 6p1 पे ही चलेंगे। जरा इन टर्म्स को ध्यान से देखो, 2s2 2p1, 3s2 3p1, 4s2 4p1, 5s2 5p1, 6s2 6p1। क्या ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है ग्रुप 13 का? ऐसे ही बैठ रहा है, बस क्या बदल रहा है? n की वैल्यू बदलती जा रही है अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग ग्रुप्स। लास्ट ग्रुप के अंदर d का क्वांटम नंबर 1 कम,
अब F कैसे निकाले सर? तो F का क्वांटम नंबर 2 कम कर दो आउटर मोस्ट से। D का क्वांटम नंबर 6 के हिसाब से क्या आएगा बोलो? 5D। D कोई भी हो उसके अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10, तो 5D में आ गया 10। और F के लिए क्वांटम नंबर 6 है, तो 6 में से 2 घटा दिया, हो गया 4। तो 4F के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बताया 7 ओरिएंटेशन के हिसाब से 14। एक ओरिएंटेशन 2 इलेक्ट्रॉन, 7 ओरिएंटेशन 14 इलेक्ट्रॉन। काउंट करके देख लेते बेटा। 54 और 10, 54 और 10 64, 64 और 2 66, 66 और 1 67, और 67 और 14 हो गया अपना 81। 67 plus 14 81। Now it is very interesting to note here that चाहे एलिमेंट कोई भी हो, उसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को जरा ऐड करके देखो, सब में 3 ही तो मिल रहा है। 2s2 2p1, 2 + 1 3, 2 + 1 3, 2 + 1 3, सब में। तो ये जनरल आउटर सेल है, ये आउटर मोस्ट सेल, सबसे आउटर मोस्ट सेल। और ये जो ऑर्बिटल्स बीच में, ये इंटरवेनिंग सेल्स है, ये बीच में पड़ने वाले। तो हेवियर एलिमेंट्स में जाने के बाद एक बहुत बड़ी चीज हमें दिख रही है कि या तो यहाँ पे d ऑर्बिटल आता है या तो f ऑर्बिटल आता है। एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पे नोट करने लायक है, यहाँ भी d ऑर्बिटल है, एल्युमिनियम में भी d ऑर्बिटल है, क्योंकि हम थर्ड सेल पे आ चुके हैं। लेकिन d ऑर्बिटल क्या है? एम्प्टी है। इसीलिए ये d ऑर्बिटल यूटिलाइज होता है कोवेलेंस को एक्सपैंड करने के लिए। अभी हम पीछे हमने देखा था कि AlF6 3- एल्युमिनियम अपने एनायन के अंदर हैलाइड के साथ एनायन जो बनाया उसके अंदर 6 बॉन्ड्स बना रहा है, because it can expand its covalence. Have you got the point? So in the remaining elements either d orbital or along with d orbital f orbital भी है। और इन सब ऑर्बिटल्स का के वजह से क्या होता है? पुअर स्क्रीनिंग, मतलब साइज तो रेगुलरली इंक्रीज नहीं कर सकता। एल्युमिनियम के बाद से गड़बड़ी होना शुरू हो जाएगा। क्यों गड़बड़ी होगा? क्योंकि ये पुअर स्क्रीनिंग दिखाएंगे। पुअर स्क्रीनिंग दिखाएंगे तो न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन के बीच जो दीवार होनी चाहिए थी, वो दीवार तो कमजोर पड़ गई। तो s को खूब खींच के रखेगा, तो साइज क्या होगा? श्रिंक करेगा। साइज श्रिंक करेगा तो फिर उतना ही असर आयनाइजेशन इंथैल्पी पे भी देखने को मिलेगा। तो अभी हम आयनाइजेशन इंथैल्पी का भी ट्रेंड देखेंगे। For now, you note this down. This is very interesting to see here that we have done the electronic configuration and we have also written the general electronic configuration। और ये चीज जरूर ऑब्जर्व करना, और ये चीज जरूर ऑब्जर्व करना कि हेवियर एलिमेंट्स के अंदर d और f ऑर्बिटल का प्रेजेंस आना शुरू हो जाता है। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, वी विल कंटिन्यू फर्दर। Now we will try to understand the trend in atomic radii of elements of boron family, that is group 13. So normally it is expected in any group that if we go down the group, normally the atomic size or the atomic radii को क्या करना चाहिए बेटा? इंक्रीज करना चाहिए, इंक्रीमेंट होना चाहिए एटॉमिक रेडियाई में। One of the exception is seen in case of aluminum and gallium, and you already know the reason for this. There is a decrease instead of expected increase from aluminum to gallium. Why? Due to presence of additional d इलेक्ट्रॉन्स। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसीलिए मैं बोल रहा था कि इंट्रोडक्शन पार्ट में जितनी बातें बताई जा रही हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आगे प्रॉपर्टीज को डिसाइड करने के लिए। ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको। विच ऑफर्स पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ओके, नाउ फ्रॉम बोरॉन टू एल्यूमिनियम टू गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ये तो साइज की बात हो गई, बाकी सब में नॉर्मल चीजें हैं। ऊपर से नीचे बढ़ना चाहिए, लेकिन एक जगह क्या हो जाता है? डिक्रीज हो जाता है। बाकी नॉर्मली फिर वेरी करता है। ठीक है, बोरॉन एल्युमिनियम। अब मैं बात करता हूं किसका? आयोनाइजेशन इंथैल्पी का। इन शॉर्ट मैं IE लिख रहा हूं। तो एज द एटॉमिक रेडियस डू नॉट शो द रेगुलर ट्रेंड, द आयनाइजेशन इंथैल्पी also do not vary smoothly। वैसे तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर साइज इंक्रीज हो रहा है डाउन द ग्रुप
ये एटॉमिक साइज देखो इंक्रीज हो रहा है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो रहा है, तो न्यूक्लियस से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी है दैट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव दिस इलेक्ट्रॉन। अगर साइज बढ़ रहा है एज एक्सपेक्टेड नॉर्मली किसी ग्रुप के अंदर, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता चला जा रहा है, मतलब अट्रैक्शन कम हो रहा है। अट्रैक्शन कम हो रहा है तो कम एनर्जी लगना चाहिए, ये नॉर्मल ट्रेंड की बात है। लेकिन यहाँ वेरिएशन जो है साइज में इरेगुलर है, इसलिए आयनाइजेशन एंथैल्पी आल्सो डू नॉट वेरी स्मूथली, ओनली दिस मच। नेक्स्ट थिंग, अगर हम ये बात करें कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, देन थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसकी बात करें तो द सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज इंक्रीज। क्यों सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी क्यों इंक्रीज करता है, सोचो बात को। ये एटम है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिवली चार्ज है, ये यहाँ न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है। आप जितना इलेक्ट्रॉन को निकालते जाओगे न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज उतना ही क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। नेगेटिव जितना निकालोगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही क्या होगा, इंक्रीज करेगा। आपको ये मालूम होना चाहिए इलेक्ट्रॉन रिलीज करने के बाद एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगता है। वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, न्यूक्लियस पे ही तो है। मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो सेकंड इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी लगेगी, क्योंकि अब जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसको ये और खींच के रखेगा और इफेक्टिवली। इसका मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी लो था, फिर सेकंड उससे ज्यादा हाई, थर्ड उससे ज्यादा हाई, मतलब सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज फॉर एनी एलिमेंट। इफ वी कंसीडर बोरॉन आल्सो, बोरॉन के केस में जहां पे साइज सबसे कम है वहां पे तो ज्यादा होगा ही, और बाकी सब में भी ये हमको देखने को मिलता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज। लेकिन डाउन द ग्रुप सिर्फ आयनाइजेशन एंथैल्पी को देखे तो उसका ऑर्डर स्मूथली वेरी नहीं करता, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। Now you pause the video, note it down, and then we will continue. So, after covering the portion of atomic radii and ionization enthalpy, now we will try to understand some common physical properties. So, if we see from boron, aluminium, gallium, bag it, boron, aluminium, gallium, indium and thallium. See, boron is non-metallic in nature, having high melting point when it remains in crystalline state. इधर जाने पे, नीचे जाने पे ग्रुप में हमें मालूम होना चाहिए कि ग्रुप में जब हम नीचे की तरफ जाते हैं तो मेटेलिक नेचर क्या होता है, मेटेलिक नेचर इंक्रीजेस, द सेम थिंग वी विल ऑब्जर्व इन केस ऑफ ऑक्साइड्स ऑल्सो। कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और एसिडिक नेचर का होता है, और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो ऑक्साइड जब बनाएगा तो इस दोनों का ऑक्साइड एम्फोटेरिक होगा, जो कि एसिडिक बेसिक बिहेवियर दोनों शो करेगा। ये तो नॉन मेटल था, प्रोमिनेंट नॉन मेटल। और मेटलिक बिहेवियर जैसे जैसे बढ़ता चला जाएगा डाउन द ग्रुप जाने के बाद हमें क्या मिलेगा कि दोज ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। उस चीज को भी हम ऑब्जर्व करेंगे। फिलहाल फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ तक खत्म हुई। आई होप ये सब चीजें तुमने नोट कर लिया होगा। तो वी विल रब दिस पार्ट, विल कंटिन्यू। तब तक आप इसे नोट कर लो। So these were the sum of common features about the group 13 elements: electronic configuration, general electronic configuration, ionization enthalpy or physical property. Now it is very interesting and very important property, that is oxidation states and trends in chemical reactivity. अगर मैं बात करूं ऑक्सीडेशन स्टेट की, तो पीछे हमने इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में बात किया था कि ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली किसके बराबर होता है, आउटर मोस्ट सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हो उतने के बराबर। मतलब NH2 है तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए, 3, मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट +3।
लेकिन दो दो प्रोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट इन एलिमेंट्स में देखने को मिलता है, वो है बेटा +3 और +1। हम देखते हैं कि +3 के लिए जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्टेबिलिटी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की डिक्रीज करती है। वाई डिक्रीजेज स्टेबिलिटी, इसका डिक्रीज क्यों करता है? इट इज ड्यू टू IP, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट किस वजह से होता है? पुअर सील्डिंग बाय DNF इलेक्ट्रॉन्स। D और F इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, पुअर सील्डिंग होने की वजह से +3 की स्टेबिलिटी घटती जाती है, क्योंकि होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। न्यूक्लियस जो है S के इलेक्ट्रॉन को होल्ड करके रखता है, तो इसका होना या ना होना बराबर हो जाता है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप घट जाती है, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी इंक्रीज करती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द आयनिक नेचर एंड कोवेलेंट नेचर ऑफ द कंपाउंड्स फॉर्म बाय दीज एलिमेंट्स, राइट। तो अभी तक आपने उस हाथ में लिखी हुई चीजें आपने नोट कर ली होंगी, तो इसे हम रब कर देते हैं। सॉरी, okay. Now see, if we talk about बोरॉन, बोरॉन के +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में बात करें तो बोरॉन का सबसे बोरॉन का साइज एक्सेप्शनली स्मॉल साइज होता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। साइज जब स्मॉल होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगा? बहुत हाई। इट मींस फॉर बोरॉन, if we add the value of delta I H1, delta I H2 and delta I H3, means 3 different ionization enthalpy, it is very high। तो होता क्या है कि बोरॉन rarely forms or is not able to form +3 आयन बना ही नहीं पाता। जब आयन नहीं बना पाएगा तो बोरॉन ज्यादातर कैसे कंपाउंड बनाएगा? आयन बनाएगा तभी आयनिक कंपाउंड बनाएगा। मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ग्रुप में बोरॉन कैसे कंपाउंड्स बनाएगा? कोवेलेंट कंपाउंड्स, बट दे विल बी ट्राइवेलेंट in nature। For example, BCl3। Now what is very interesting about the trivalent compounds of these elements? See, BCl3 के अंदर बोरॉन कितने क्लोरीन से बॉन्डेड है? 3 क्लोरीन एटम्स से बॉन्डेड है, राइट। सी हियर, बोरॉन इज बॉन्डेड टू 3 डिफरेंट क्लोरीन एटम्स, राइट। बोरॉन के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? देखो, इस बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां, 2 इलेक्ट्रॉन यहां। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम इज 6। बट टू गेन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, सेंट्रल एटम के चारों तरफ एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स कितना होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए। ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए सेंट्रल एटम के चारों तरफ। So we can say the compound which is formed by boron here is electron deficient in nature. This electron deficient nature of this compound of boron renders its a property. What is that property? It can accept electron pair. इलेक्ट्रॉन पेयर अगर कोई दे रहा है तो बहुत आसानी से उससे लेके अपने ऑक्टेट को ये क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसके सामने हमने रख दिया NH3, तो बोरॉन तो लालची है, क्योंकि बोरॉन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन इसे दिख रहा है। ये क्या बोलेगा कि ये डोनेट करके और बोरॉन एक्सेप्ट कर सकता है, और बोरॉन के पास उसके लिए एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी प्रेजेंट होते हैं, राइट। सो अगर हम, आई होप यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस पोर्शन। तो अगर हम BCl3 और NH3 को बनाए तो अब BCl3 NH3 से बॉन्डेड है, अपने एमटीपी ऑर्बिटल्स में नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया। अब काउंट करो जरा, 2 2 4 2 6 2 8। नाउ देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द सेंट्रल एटम। यहाँ पे बहुत एक इंपॉर्टेंट बात हमें याद रखनी चाहिए,
जो कि हम इक्विलिब्रियम क्लास 11th के चैप्टर में ही पढ़ते हैं, दोज स्पीसीज विच आर एबल टू एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन पेयर दे आर नोन टू बी लेविस एसिड्स. Lewis acids. So the compounds which are formed in trivalent state forming 3 bonds, for example BCl3 behaves like a Lewis acid. Why it is behaving like a Lewis acid? Because there is deficiency of electrons around the central atom. It can accept the electron pair, इसलिए किसका काम कर सकता है? Lewis acid का काम कर सकता है. इसका मतलब NH3 अमोनिया किसका काम कर रहा था यहाँ पे? बेस का, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा था? डोनेट कर रहा था. लोअर क्लासेज में जब हम पढ़ते थे तो हम ये जानते थे कि एसिड सिर्फ जो H+ देता है उसी को हम एसिड बोलते हैं, जो OH- देता है उसको हम बेस बोलते हैं. ऐसी बात नहीं है. जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो भी एसिड ही है, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है वो बेस है. किस तरह का एसिड है? लेविस एसिड एंड लेविस बेस. वैसे ही ब्रोंस्टेड लॉरी एसिड बेस कॉन्सेप्ट, ये भी आप इक्विलिब्रियम के अंदर पढ़ोगे. तो बोरॉन के जो कंपाउंड्स बनेंगे वो +3 के अंदर बनेंगे, लेकिन आयनिक नहीं बनेंगे. बोरॉन के कंपाउंड्स क्या बनेंगे? कोवेलेंट नेचर के बनेंगे. दूसरी बात, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगी? डिक्रीज होती जाएगी. और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी. +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डाउन द ग्रुप क्या होगा? डिक्रीज होगा. कुछ इंटरेस्टिंग चीजें यहां रह गई जिसे हमको कंप्लीट करना बहुत जरूरी है. ध्यान से देखो बात को. जब हम बोरॉन से एल्यूमिनियम की तरफ जाते हैं, नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट एल्यूमिनियम बोरॉन के कंपैरिजन में क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इट कैन फॉर्म +3 आयन इजिली ड्यू टू वेरिएशन इन साइज. बोरॉन से एल्यूमिनियम आने पे साइज क्या हो गया? बढ़ गया. हम कहां पे आ चुके हैं? थर्ड पीरियड के अंदर. थर्ड पीरियड के अंदर मतलब क्या है? थर्ड सेल के अंदर साइज क्या हो गया है? इंक्रीज कर गया है. तो अब थोड़ा आयनाइजेशन इंथैल्पी का वैल्यू कंसिडरेबली क्या है? बोरॉन के कंपैरिजन में एल्युमिनियम के लिए लो है. कम एनर्जी देके ही हम इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकते हैं. बोरॉन आसानी से B3+ आयन नहीं बना सकता. बोलो क्यों? बिकॉज द सम ऑफ 3 आयनाइजेशन इंथैल्पी इज वेरी हाई. Large amount of energy will be required to remove those 3 electrons. But in case of aluminium, the ionization enthalpy has decreased considerably. It is electropositive in nature, and hence the compound of aluminium which can be formed with chlorine is AlCl3, and it is slight more ionic in nature in comparison to that compound which is formed by boron. BCl3 के कंपैरिजन में BCl3 कैसा था? प्योरली कैसा था? कोवेलेंट नेचर का. कोवेलेंट नेचर वहां ज्यादा था, लेकिन AlCl3 के केस में कोवेलेंट नेचर थोड़ा कम हुआ, आयनिक नेचर बढ़ गया. बिकॉज टेंडेंसी टू फॉर्म Al3+ आयन इज ऑब्जर्व्ड. व्हाई? बिकॉज द आयनाइजेशन इंथैल्पी हैज डिक्रीज. यहाँ पे +3 आयन बनाना इसके लिए थोड़ा इम्पॉसिबल इसलिए होता है क्योंकि एनर्जी रिक्वायरमेंट क्या है? यहाँ पे बहुत ज्यादा है. यहाँ एनर्जी रिक्वायरमेंट कम हुआ, तो AlCl3 के केस में हम क्या देखते हैं कि वो आसानी से बना सकता है, और इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ना भी यहाँ पे एक कारण बनता है. लास्टली वी विल डिस्कस अबाउट द stability of +3 and +1 oxidation state once more, and we will try to see that +3 oxidation state जो है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का क्यों होता है, और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्यों बढ़ रही है हम पहले से ही जानते हैं, क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट है. वो चीज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है. नाउ यू पॉज द वीडियो, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग, एंड नाउ यू नोट इट डाउन, देन वी विल कंटिन्यू फर्दर. नाउ वी सी that there are 2 common oxidation state, that is +3 and +1, which is observed in case of group 13 elements. अब यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलती है. बोला जाता है कि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट मीन्स more covalent. Compounds in +3 oxidation state are more covalent, and compounds in +1 oxidation states are more ionic. इसका रीजन कहीं ना कहीं छुपा हुआ है फेजांस रूल में, जो केमिकल बॉन्डिंग में हमने पढ़ा था. याद करो, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर फेजांस रूल में हमने पढ़ा था कि स्मॉलर द साइज ऑफ कैटायन, लार्जर द साइज ऑफ एनायन, मोर इज द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ द आयनिक बॉन्ड. देखो,
जिस कैटायन के ऊपर ज्यादा चार्ज होगा, मतलब उसने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज किया है, तो साइज क्या होगा, छोटा होगा। +3 आयन मीन्स स्मॉल साइज। हम एनायन की तो बात ही नहीं कर रहे, तो इन दोनों के बीच में ही कंपैरिजन होगा कैटायन कैटायन में। इस कैटायन पे कम चार्ज है, तो इसका स्मॉल साइज, तो इसका कैसा साइज होगा, लार्ज साइज। लार्ज साइज के वजह से जब ये कंपाउंड बनाएगा तो आयनिक कैरेक्टर क्या रहेगा, ज्यादा, और स्मॉल साइज की वजह से जब ये कंपाउंड बनाएगा तो कैसा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। डाउन द ग्रुप +3 से +1 में स्विच हो जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब +3 का स्टेबिलिटी कम है, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट चाहता है चेंज होने के लिए +1 में। अब +1 में चेंज होगा कैसे, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर ये कंपाउंड किसी भी तरह से 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, तो उतना इलेक्ट्रॉन माइनस, मतलब +3 से क्या चला गया, +1। इसका मतलब +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का है, क्योंकि कंपाउंड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +1 में कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, और जब इलेक्ट्रॉन कोई एक्सेप्ट करता है तो दूसरे को क्या करता है, ऑक्सीडाइज। दस द कंपाउंड्स इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर ऑक्सीडाइजिंग इन नेचर। लास्ट इन ऑक्सीडेशन स्टेट्स एक लास्ट चीज हमें देखना है यहाँ पे AlCl3 के बारे में। नाउ इट इज वेरी इंटरेस्टिंग टू नोट दैट AlCl3 में भी एल्युमिनियम के चारों तरफ 3 ही क्लोरीन के एटम्स हैं। ये कैसे स्टेबलाइज करता है, तो एल्युमिनियम डाइमर्स बनाता है, डाइमेराइज करता है, देखो क्लोरीन के थ्रू ब्रेजिंग करके। अब यहां पे अगर हम देखें तो एल्युमिनियम के चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 2 6 2 8, इस तरह का डाइमर बनाता है। मतलब अगर AlCl3 होगा तो डाइमेराइज करके Al2Cl6 बना लेगा, ठीक है। तो AlCl3 to be stabilized they form dimers so that the number of electrons around the central atoms becomes equal to octet, वो अपने octet को टच कर जाए। नेक्स्ट थिंग we will continue, reactivity towards air। अभी हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं फॉर विच ग्रुप, फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट्स, दैट इज बोरॉन फैमिली। अगर हम बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स एयर की, तो यहां पे एलिमेंट्स एयर में ऑक्सीजन के साथ और नाइट्रोजन के साथ, दोनों के साथ रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये E2O3 ऑक्साइड बनाते हैं, और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके ये नाइट्राइड बनाते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि नाइट्राइड में N3- होता है, और इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, E3+। तो E3+ और N3- मिलके ये दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज, तो En ही तो बनेगा, राइट। इनका जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +3 है। ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, -2, तो 3 × -2 -6 टोटल चार्ज, और इसका 2 × +3 तो +6, दोनों चार्ज न्यूट्रलाइज, मतलब एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, यहाँ +3, यहाँ +3, यहाँ पे भी +3, इस नाइट्रोजन का N3- नाइट्राइड आयन के फॉर्म में। Now it is very interesting to note here, one of the points is that for formation of nitride high temperature is required। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। Why high temperature is required for the formation of nitride? See why. It is due to triple bond between the nitrogen atoms। यहां पे तो नाइट्रोजन को तोड़ना पड़ेगा ना, तब तो वो ज्वाइन करेगा इस तरह से। तो नाइट्रोजन का जो ये 3 बॉन्ड्स है, इसको तोड़ने के लिए 946 किलो जूल एनर्जी रिक्वायर होता है, और इसके लिए हमें हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। सो टू फॉर्मेशन ऑफ नाइट्राइड हाई टेम्परेचर इज रिक्वायर्ड, राइट। ओके, सो बोर्ड हमारा कवर हो गया बेटा। वीडियो को पॉज करो, आप इसे नोट कर लो, एंड देन वी विल कंटिन्यू, ठीक था। Now we see that the boron and aluminum shows low reactivity towards oxygen. What is the reason? For boron, when it remains in crystalline form, it is low reactive, and for aluminum,
due to formation of a passive film of oxide due to oxide layer it shows lower reactivity. अब बात ये कि बोरॉन और एल्युमिनियम किस फॉर्म में ऑक्सीजन से रिएक्ट करते हैं, तो याद रखना बोरॉन इन amorphous form shows higher reactivity एंड एल्युमिनियम की अगर बात करें तो ऑक्साइड लेयर अगर वहां से खत्म हो जाए तब ऑक्सीजन से आसानी से वो रिएक्ट करेगा. दैट मीन्स एल्युमिनियम मेटल विदाउट ऑक्साइड लेयर इज मोर reactive, we can say. So that was about reactivity towards air, where it can react with both oxygen and nitrogen. नाइट्रोजन के लिए हायर टेम्परेचर बताया था, क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, ट्रिपल बॉन्ड है नाइट्रोजन के बीच, इस वजह से. नाउ वी सी द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स. Generally, the oxides which are formed, it is having general formula E2O3, where E represents any element of group number 13. ग्रुप नंबर 13 का कोई किसी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो अगर हम बोरॉन से स्टार्ट करें तो B2O3, Al2O3, Ga2O3, In2O3, इंडियम एंड Tl2O3. बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम. नाउ वी हैव टू रिमेंबर वन थिंग, दैट बोरॉन जो था वो नॉन मेटेलिक नेचर का. डाउन द ग्रुप हमने क्या बोला था, मेटालिक नेचर बढ़ रहा है. तो बोरॉन जो है नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है, एसिडिक. डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बेसिक नेचर बढ़ेगा. तो ये जो दो हैं, ये दो कैसे बनाते हैं ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड. तुम्हें मालूम होना चाहिए, ये हमने 10th के अंदर भी पढ़ा है कि Al2O3 HCl से भी रिएक्शन दिखाता है, Al2O3 सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन दिखाता है. जब ये एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है तो ये ऑक्साइड बेस का काम कर रहा होगा, और बेस के साथ रिएक्शन कर रहा है तो एसिड का. इसका मतलब इसके पास दोनों नेचर है, एसिडिक नेचर भी और बेसिक नेचर भी. सच टाइप ऑफ ऑक्साइड विच शोज बोथ नेचर आर कॉल्ड एम्फोटेरिक. The last two oxides which are formed, they are basic in nature. The increase in basic nature of the oxide down the group is clearly attributed to the increase in metallic nature. As we go down the group, the metallic nature increases. Metallic nature increase होने का मतलब है इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है. इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर बढ़ता है तो बेसिक कैरेक्टर भी क्या होता है, ऑक्साइड का अपने आप बढ़ जाता है, राइट. So this was about oxides. And this was the remaining portion of oxide, why the boron and aluminium shows lower reactivity towards oxygen. Now you pause the video, note it down, then we will continue. Now we will see the reactivity of group 13 elements towards acids or alkalis, water soluble base which are called as alkalis, right. You see, boron is very less reactive, or we can say it does not react either with acid or base even at slight heating, that is slight temperature. स्लाइट क्योंकि बोरॉन एक्सेप्शनल प्रॉपर्टी दिखाता है बाकी सारे एलिमेंट से, इसीलिए बोरॉन रिएक्ट नहीं करता. एल्युमिनियम अपने प्रॉपर्टी में फ्लेक्सिबल है, वो एम्फोटेरिक नेचर शो करता है. तो एल्युमिनियम, यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड्स. एल्युमिनियम रिएक्ट तो करता है लेकिन किसके साथ, नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड. अभी नॉन ऑक्सीडाइजिंग क्या है, सपोज दैट एल्युमिनियम रिएक्ट्स विथ HCl. यहाँ पे क्या बनने वाला है देखो, AlCl3
प्लस H2, राइट। वैसे भी मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन बनता है। तो AlCl3 प्लस H2 बैलेंस करने के लिए, नाउ इज इट बैलेंस्ड? ओके, सो सी एल्युमिनियम HCl से रिएक्शन कर रहा है। Aluminium is not able to react with HNO3. Now the question arises why? Because HNO3 is such type of acid which is strong oxidizing in nature. अब ये क्या करता है, ये एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्साइड लेयर, ऑक्सीजन को ऐड करा देगा तो एल्युमिनियम के ऊपर लेयर बन जाने की वजह से फर्दर वो रिएक्ट नहीं करेगा। इसीलिए एल्युमिनियम ऐसे एसिड से रिएक्ट करेगा जो नॉन ऑक्सीडाइजिंग नेचर का हो। ऑक्सीडाइजिंग नेचर वाले से रिएक्ट करेगा तो हमको ये याद करो क्या बोला था कि एल्युमिनियम की रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन से इजिली रिएक्ट करके एक लेयर बन जाता है उसके ऊपर, और वो पैसिव फिल्म ऑफ ऑक्साइड बनने की वजह से एल्युमिनियम फर्दर रिएक्ट नहीं करता। एल्युमिनियम का ऐसा ही हम एम्फोटेरिक नेचर देखते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्साइड या खुद एल्युमिनियम वो बेस से भी रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी, और HCl से भी रिएक्ट करेगा। सो नाउ एट दिस पॉइंट वी विल कंक्लूड आवर डिस्कशन ऑन ग्रुप 13 एलिमेंट्स बाय कंप्लीटिंग इट विथ हैलाइड्स। हैलाइड्स मतलब हेलोजन, हैलाइड आयन होगा और हैलाइड आयन में हेलोजन के ऊपर -1 का चार्ज। So we can say that the general formula for halides of group 13 elements is EX3. This much. Okay. So we have seen that there is great diversity in the nature of group 13 element. ग्रुप 13 एलिमेंट के अंदर भी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। जैसे एल्युमिनियम है वो एम्फोटेरिक नेचर ऑफ ऑक्साइड बना रहा है, बोरॉन है वो एसिडिक ऑक्साइड बना रहा है, उसके बाद वाले एलिमेंट बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं। साइज का डिस्क्रिपेंसी है, आयनाइजेशन इंथैल्पी कहीं हाई है कहीं लो है। बोरॉन के लिए +3 आयन बनाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आगे जाने पे एल्युमिनियम +3 आयन बनाता है, इसीलिए बोरॉन का कंपाउंड कोवेलेंट नेचर का होगा और एल्युमिनियम का कंपाउंड थोड़ा ज्यादा आयनिक नेचर का होगा। डाउन द ग्रुप +3 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घटती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, वो जो हम इंट्रोडक्शन में ही सीख चुके थे, ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन में देखा था। और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करती है। इसका मतलब कि नेचर ऑफ कंपाउंड्स डाउन द ग्रुप फॉर ग्रुप 13 एलिमेंट्स बिकम्स मोर एंड मोर आयनिक। बताया था +3 आयन जो बनेगा और +1 आयन बनेगा, +3 स्टेट में जो कंपाउंड होगा वो ज्यादा क्या होगा बेटा, कोवेलेंट। +3 मतलब स्मॉल साइज ऑफ कैटायन एंड +1 मतलब लार्ज साइज ऑफ कैटायन। स्मॉल साइज ऑफ कैटायन रेंडर्स द कोवेलेंट प्रॉपर्टी टू द बॉन्ड एंड लार्ज साइज ऑफ कैटायन रेंडर्स आयनिक कैरेक्टर। तो +1 में आयनिक और +3 में कोवेलेंट। वी हैव लर्नड ऑल दिस चैप्टर, आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। दिस वाज द लास्ट सेक्शन फॉर ग्रुप 13. After this we will continue with the group 14 elements and we will complete this in one short video, and we will try to cover at least all the physical and chemical properties of elements belonging to group 13 and group 14. So you pause the video, note it down, then we will continue with group 14 elements. 2, 2, 3 start. Now we will continue our discussion with group 14 elements, and group 14 elements are also known as carbon family, headed by the element carbon. Carbon we are well known with this element because carbon is able to form such a wide range of compound. इतने compounds बनाता है carbon जिनको हम organic compound के नाम से जानते हैं. Now starting we come to the electronic configuration, that is ns2np2. आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, रिलेट कर पा रहे हो बेटा? वहां 13 में 3 थे, 14 में कितने होंगे? 4. आउटर सेल में ns2np2, last electron entering in p orbital, hence it is also included in the p block elements, right? Starting with the first element carbon, silicon. Chemistry sir give germanium, sun ki, SN, tin. Problems. Chemistry sir give sun ki problems. Done. Starting atomic number for carbon it is 6. You add +8,
it becomes 14. You add 18, it becomes 32. You add 18, it becomes 50. You add 32, it becomes 82, right? Now we will try to write, it is about EC, that is electronic configuration. Now we will try to write the electronic configuration for these elements. So helium, second period 2s2 2p2, मिलाते जाना बेटा यहाँ से, n की जगह पे 2 रख दिया. सेकेंड नियॉन, नियॉन के साथ थर्ड पीरियड में आ गए हैं तो 3s2 3p2. देन आर्गन, यहां हमें याद रखना कि यहां इसके पीछे क्या है, 3d सीरीज आया था तो 3d10 तो होगा, और लास्ट का क्वांटम नंबर क्या आएगा 4, क्योंकि फोर्थ पीरियड में आ चुके हैं, और 4 बस यहां रख देना है और बाकी सब सेम रहेगा, मतलब 4s2 4p2 खत्म. नेक्स्ट क्रिप्टन, मिला भी लो, 18 और 10 28, 28 2 30, 30 2 32. क्रिप्टन हो गया 36. यहाँ पे आएगा 4d, तो 4d 10. आउटर मोस्ट सेल में क्या आएगा 5s, देन 5s2 5p2. लास्ट जेनन, जेनन के केस में क्या होगा देखो 54, और यहाँ 4f भी आएगा, और लास्ट में क्या आएगा उसी को लिखो 6s2 6p2. इससे एक कम करोगे तो d का आ जाएगा, मतलब d कितना होगा 5, 5d 10, d में मैक्सिमम 10, और 2 कम करोगे तो क्या आ जाएगा f, तो 4f, 4f में कितना 14, 14 और 10 24, 24 2 26, 26 2 28, 28 और 54 54 और 28 कितना हो जाएगा, it comes to be 82, right? Now we have completed the electronic configuration. You see the last cell, 2s2 2s2 2p2, 3s2 3p2, 4s2 4p2, 5s. It is similar to this. So we can conclude that the GEC, general outer cell electronic configuration for group 14 elements, it is ns2np2. The same thing is observed here also for the heavier elements, involvement of d orbital and f orbital also along with d orbital in the last element. क्या वही चीजें यहां भी ऑब्जर्व होंगी बेटा? हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डाउन द ग्रुप, इसी में डिस्कस कर ले एटॉमिक साइज और आयनाइजेशन इंथैल्पी को, तब हम आगे चलेंगे. डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज को बढ़ना चाहिए, बट when we move from silicon to germanium, again the problem arise of d electrons, which is having poor shielding effect. It is not able to shield the outermost cell electron from nucleus, then more attraction means the size decreases, साइज में इरेगुलरिटी दिखाई देती है. ये एक्सेप्शन दिखाई देता है, जैसा कि हमने कहां पे देखा था ग्रुप नंबर 13 में. बोरॉन टू एल्युमिनियम ठीक था, एल्युमिनियम से गैलियम जाने के बाद बढ़ना चाहिए तो क्या हो जाता है, घट जाता है, डी इलेक्ट्रॉन की वजह से ही, तो पुअर सील्डिंग इफेक्ट की वजह से ही ना. तो यहाँ पे भी हमको क्या देखने को मिलता है, पुअर सील्डिंग इफेक्ट. तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड चीज है, तो यहाँ एक्सेप्शन देखने को मिलेगा, मतलब एटॉमिक साइज स्मूथली तो वेरी नहीं करने वाला. अगर एटॉमिक साइज स्मूथली नहीं वेरी करेगा तो आयनाइजेशन इंथैल्पी also do not vary smoothly. What about the common oxidation states, और उसके वेरिएशन के बारे में हम आगे अभी बात करेंगे. इसके बाद कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट दो होता है, या तो ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट. ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स. वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन कितना है बेटा यहाँ 4, मतलब एक कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +4 तो हम देखेंगे, या तो उससे 2 कम, 2 यूनिट लेस देन द ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +2. नाउ it is very interesting to note here that which one of them is more stable. ये बात. दूसरी बात, कौन सा ज्यादा कोवेलेंट, कौन सा ज्यादा आयनिक, दिमाग लगाओ. जो हायर पॉजिटिव होगा वो स्मॉल साइज का कैटायन बनाएगा, और स्मॉल साइज का कैटायन क्या होता है, कोवेलेंट कैरेक्टर का. तो हायर स्टेट में, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड बनेगा वो ज्यादा कोवेलेंट, लोअर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो आयनिक. ये आयनिक, ये कोवेलेंट. और इसके वेरिएशन के बारे में भी हम बात करेंगे कि कब कोवेलेंट बनाता है, कब आयनिक बनाता है, स्टेबिलिटी क्यों घटती है, +4 की क्यों घटती है डाउन द ग्रुप. डाउन द ग्रुप +4 की स्टेबिलिटी क्यों घटती है ये हम समझ लें, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट. याद आ रहा है बात. ये न्यूक्लियस, ये आउटर मोस्ट s इलेक्ट्रॉन, अब ये d वाला जो है ये गड़बड़ कर देता है, ये वॉल तो बना नहीं पाता ठीक से,
वॉल नहीं बनाने का मतलब, ये तो लोकल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं, वॉल नहीं बनाने का मतलब शील्डिंग इफेक्ट क्या है, पुअर है, तो इसको पूरा होल्ड करके रखेगा न्यूक्लियस, न्यूक्लियर चार्ज इसके ऊपर एक्ट करेगा ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट। तो एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन तो होल्ड में आ गए, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन तो गए, रहे या नहीं रहे उससे कोई मतलब नहीं है। तो डाउन द ग्रुप हम देखते हैं कि इनका होना या ना होना बराबर, तो फिर बचा कितना, 2 ही इलेक्ट्रॉन बचा, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी घट जाती है ड्यू टू आईपी इफेक्ट और इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाउ बोर्ड हैज already been filled, right? It is very much filled, so you first note it down and then we will continue further. Pause the video and then we will continue. Now we will start with oxidation states and trends in chemical reactivity. Trends in chemical reactivity. You see, 2 oxidation states are very common. अभी अभी हमने देखा था, एक +4 और दूसरा +2। याद रखना है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। +4 में जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी मोर कोवेलेंट, रीजन तुमको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा। +2 कंपाउंड्स जो बनेंगे वो दे आर मोर आयनिक, इट मीन्स +2 आर मोर आयनिक, +4 आर मोर कोवेलेंट। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड्स बनेगा मोर कोवेलेंट होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो कंपाउंड बनेगा वो मोर आयनिक होगा, राइट। +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी और +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी, राइट। दैट मीन्स कार्बन और सिलिकॉन they mainly exhibit +4 oxidation state, but from germanium to tin to lead the stability of +2 oxidation state increases. Is it clear? Should be very clear. For the heavier elements, +2 oxidation state will be more stable. Why? Due to IP, inert pair effect. Inert pair effect is due to intervening d and f orbitals, which causes poor shielding effect. होल्ड करके रखता है s ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और इसलिए वो पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ही ज्यादातर दिखाई देता है। तो हम ये बोले कि लीड जो है लास्ट एलिमेंट है, तो लीड अपने मोस्ट कंपाउंड, ज्यादातर कंपाउंड्स किस में बनाएगा बोलो, +4 या +2? तो कंपाउंड्स इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आर मोर कॉमन फॉर लीड, ऑब्वियसली, क्योंकि ये लास्ट एलिमेंट है। दूसरी बात, फॉर लीड the +4 oxidation state is highly oxidizing in nature, because if the lead is existing in +4 oxidation state then it will try to switch to +2 oxidation state। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है। केमिस्ट्री में ये चीज देखने को मिलता है, ए अगर बी से कम स्टेबल है तो ए बी में चेंज होने का कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये कब करेगा, जब ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तभी तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 2 में चेंज होगा, और ये खुद गेन करेगा तो दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज। एलिमेंट्स विच द स्पीसीज विच गेन्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन acts as oxidizing agent. It means that the compounds in +4 oxidation state for lead, they acts as oxidizing agent in +4 oxidation state। +2 oxidation state में क्या बनाता है, okay, so now we will try to understand कि जैसे बोरॉन अपने कोवेलेंस को 4 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकता, the same thing is observed in case of carbon also. The carbon also cannot expand the covalence beyond 4. Why? It is due to absence of d orbitals। d ऑर्बिटल के एब्सेंस की वजह से अपने कोवेलेंस को ये नहीं बढ़ा सकता है, while the other elements like silicon or germanium they are able to expand their octet, right? So क्यों नहीं बढ़ा सकता, वो एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से। यहां पे भी हमने देखा था कि BF4- और AlF6-3-, ये आपको याद आ रहा होगा। एल्युमिनियम एक्सपेंड कर सकता है, बोरॉन नहीं कर सकता। सेम रीजन एग्जिस्ट फॉर कार्बन ऑल्सो, कार्बन के लिए वही सेम रीजन एग्जिस्ट करता है, राइट। द नेक्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिएक्टिविटी
टुवर्ड्स ऑक्सीजन। सो ऑक्साइड्स दो तरह के यहाँ बनते हैं, एक ऑक्साइड बनता है MO2 डाइऑक्साइड, एंड दूसरा ऑक्साइड बनता है MO दैट इज मोनोऑक्साइड। डाइऑक्साइड में मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, 2 इंटू -2 ऑक्सीजन का चार्ज -4, तो इसका क्या हो जाएगा +4, ऑक्सीजन का -2 तो इसका क्या हो जाएगा +2। इट मीन्स ऑक्साइड्स आर फॉर्म्ड इन 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट दैट इज +4 एंड +2, राइट। जनरली the oxides in which elements are in higher oxidation state, they are more acidic in nature, more acidic in nature। जहां पे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा हाई रहेगा वहां पे हम देखेंगे कि ऑक्साइड्स का नेचर क्या है, एसिडिक नेचर है। तो हम ध्यान से देखें अगर डाइऑक्साइड के लिए तो पहला होगा CO2, SiO2, इसी फॉर्मूले पे रख रहा हूं, GeO2, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन, SnO2 एंड PbO2, राइट। यू सी स्टार्टिंग ऑफ द ग्रुप तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है प्रोमिनेंट, डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है। CO2 जो ऑक्साइड डाइऑक्साइड बन रहा है ये एसिडिक नेचर का होगा, एंड यू हैव टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट रेस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स, कार्बन और सिलिकॉन वाले को हम पकड़ ले, कार्बन और सिलिकॉन ये दो एसिडिक होगा, रेस्ट ऑफ द ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक इन नेचर, रेस्ट ऑफ द डाइऑक्साइड्स which are formed are amphoteric in nature, right? So you note this down, then we will continue further। इतना नोट करो, हम लास्ट पार्ट पे आ चुके हैं इस वन शॉट के, एंड यहाँ पे हमारी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज धीरे धीरे खत्म हो चली ग्रुप 14 एलिमेंट्स के लिए भी। सो यू कंप्लीट इट क्विकली, पॉज द वीडियो एंड देन वी विल कंटिन्यू। So as we have seen that when we talk about dioxide, that is CO2, SiO2, GeO2, SnO2 and PbO2, these are the dioxides। जहां पे हाई ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का होगा, एक बार फिर से समझ लो, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे प्रोमिनेंट है, ऑलमोस्ट जर्मेनियम तक हम मान सकते हैं कि ये एसिडिक ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, एंड these oxides are somewhat amphoteric in nature। It means that down the group the acidic nature of oxides decrease, right? These were about the dioxide। higher oxidation state, high oxidation state जितना होगा, याद रखना वो ऑक्साइड उतना ही क्या होता है, एसिडिक होता है, जितना हाई ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। ये जनरली किसी भी ग्रुप में आपको काम करने वाला है, राइट। नाउ यू सी व्हेन वी टॉक अबाउट मोनोऑक्साइड्स, देन मोनोऑक्साइड ऑफ कार्बन इज neutral in nature। now this is very very important to note it down, this is neutral in nature, neither acidic nor basic। ना तो ये acidic होता है ना basic होता है, right। the GeO this is acidic in nature, SnO and PbO these two are amphoteric in nature। the oxide monoxide of carbon, that is carbon monoxide, is neutral in nature, germanium monoxide is acidic in nature, and monoxides of tin and lead they are amphoteric in nature। ये वेरिएशन भी हमको किस वजह से देखने को मिल रहा है, ड्यू टू वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली, ड्यू टू वेरिएशन इन ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली। यहाँ आप मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट का जो मैक्सिमम एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट तुम देखोगे तो इस केस में मैक्सिमम का क्या मिलेगा, +2 ही देखने को मिलेगा। तो ये जनरल ऑक्साइड्स का नेचर पता करने के लिए ये जरूर याद रखना कि +4 का डाउन द ग्रुप क्या होता है, कम, मतलब एसिडिक नेचर ऑक्साइड का क्या होगा, कम होने लगेगा, एम्फोटेरिक नेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का स्टेबिलिटी क्या होता है, इंक्रीज, और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज। नाउ वी आर कमिंग टू द last part of this lecture, and that's halides of group 14 elements। so if we talk about halides,
वी कम अक्रॉस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैलाइड। ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से ही तो होगा, हेलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, ठीक है। तो दो तरह का हैलाइड्स हमको देखने को मिलेगा, एक EX2 और एक EX4। ध्यान से अगर आप देखो तो यहाँ दो हेलोजन के एटम, टोटल चार्ज -2, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा +2। यहाँ 4 हेलोजन के एटम, टोटल चार्ज -4, तो इसका चार्ज क्या हो जाएगा +4। तो एलिमेंट आई इज आइदर इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट और इन +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। वी कैन सी दैट stability of dihalides increases down the group। अब ये क्यों हो रहा है भाई? इसी वजह से एक ऑब्जर्वेशन देखने को मिला कि GeX4 जर्मेनियम टेट्राहेलाइड इज मोर स्टेबल देन जर्मेनियम डाइहेलाइड, बट लेड डाइहेलाइड इज मोर स्टेबल देन लेड टेट्राहेलाइड। यहां टेट्राहेलाइड मोर स्टेबल है, जर्मेनियम टेट्राहेलाइड मोर स्टेबल है और डाइहेलाइड लेस स्टेबल है। और जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते जा रहे हैं तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का कंपाउंड स्टेबल हो गया और +4 वाला क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। इसी रीजन से हमको यह देखने को मिलता है, क्योंकि डाउन द ग्रुप हमको मालूम है +4 की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज, और +2 की ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज। अब बार बार ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए बेटा, इट इज ड्यू टू IP, इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इंटरवेनिंग D and F ऑर्बिटल। द सेम रीजन एग्जिस्ट हियर। पॉज करो वीडियो, नोट करो। नाउ दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग ऑल्सो, द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अबाउट द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स एंड डिपेंडेंस ऑफ नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, किस फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। उसके बाद लास्ट हम कंक्लूड करेंगे, थोड़ा सा सेक्शन रह गया, एंड देन दिस वन शॉर्ट वीडियो ऑन P block elements will finish at this point. So you note down. Now we will try to understand some left out things about halides. Halides के बारे में जो चीजें रह गई उसे खत्म करते हैं और वीडियो को यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं इस वन शॉर्ट वीडियो को। We have to remember that we have two types of halide, MX4 and MX2 और EX4 EX2। MX4 is more covalent। अब ये बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए बिल्कुल भी कि क्यों मोर कोवेलेंट है, बिकॉज यहाँ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में कोवेलेंट कैरेक्टर क्या रहता है, ज्यादा। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब +2 है तो यहाँ पे मोर क्या होगा, आयनिक, तो ये आयनिक नेचर का होगा। इसका मतलब क्या है कि डाउन द ग्रुप अगर हम जाए तो डाउन द ग्रुप आयनिक नेचर क्या क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी क्या हो रही है, बढ़ रही है, राइट। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें, सीधे एग्जाम्पल से मैं ही बताता हूं। अगर मैं ले लू SiCl4, ठीक है, और मैं ले लू CCl4, अब बोला गया कि हाइड्रोलाइज करना है, इसको वाटर के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना है, तो SiCl4 का रिएक्शन किसके साथ होगा, वाटर के साथ। अब देखो ये रिएक्शन होगा कैसे, बड़ी आसानी से हम समझ सकते हैं। वाटर ने अपने ऑक्सीजन के लोन पेयर्स डोनेट किए सिलिकॉन को, तो एक बॉन्ड तोड़ा, और चूंकि ऑक्सीजन का लोन पेयर निकल रहा है तो यहाँ प्लस आ रहा है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींच रहा है, मतलब OH- बन रहा है। Cl- निकल रहा है तो OH- जाएगा और Si से अटैच हो जाएगा सिलिकॉन से, यहाँ से OH- निकलेगा अगर O के ऊपर माइनस आ रहा है तो, और Cl- निकला, यहाँ से निकला H+, मतलब बाहर क्या आ रहा है, HCl बाहर निकल रहा है। और सिलिकॉन से अब क्लोरीन हट के क्या लग गया, OH लग गया, और 3 क्या लग गए, क्लोरीन। अभी आगे वाटर मॉलिक्यूल ऐसा ही हम लेते जाएंगे, 3 मोल वाटर मॉलिक्यूल लेंगे तो तीनों क्लोरीन रिप्लेस होके क्या लगता जाएगा, OH लगता जाएगा। अब सिलिकॉन में ये चीज हो सकता है, सिलिकॉन टेट्राहेलाइड या, लेकिन कार्बन के टेट्राहेलाइड में मतलब CCl4 में या किसी और टेट्राहेलाइड में हाइड्रोलिसिस इम्पॉसिबल है। अब ये व्हाई दिस हैपेंस, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट SiCl4 कि यहाँ हाइड्रोलिसिस हो पा रहा है और यहाँ हो ही नहीं रहा है। तुम ध्यान से देखो तो सिलिकॉन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर्स को क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए एम्प्टी ऑर्बिटल तो होना चाहिए बेटा। कार्बन के पास है ही नहीं ऑर्बिटल्स एक्स्ट्रा, और इसके पास एक्स्ट्रा d ऑर्बिटल है, ये हमें याद रखना चाहिए। यहाँ कोई d ऑर्बिटल एक्स्ट्रा नहीं है, thus it cannot accept the lone pairs coming from water and thus it cannot be hydrolyzed, right?
We have to remember this point, and this is very very much important. And now it is very much interesting to know that tetrahalide of carbon cannot be hydrolyzed. Other tetrahalides can be. Other tetrahalides of group 14 can be hydrolyzed except किसको छोड़ के? CCl4 को छोड़ के. Why? Because कार्बन में d ऑर्बिटल क्या है? एब्सेंट है. The d orbitals are absent. तो वाटर का लोन पेयर ही जाएगा ही नहीं, तो हाइड्रोलाइज क्या होगा? हाइड्रोलाइज देखो, कोई रिएक्शन अपने से नहीं हो जाती. रिएक्शन का कुछ ना कुछ मैकेनिज्म तरीका होता है. तो ऑक्सीजन अपना लोन पेयर दिया, O पे आया प्लस, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफर हुए, मतलब ये OH माइनस में चेंज हुआ. ये OH माइनस जाएगा, सिलिकॉन से अटैच करेगा और Cl निकलेगा बाहर. तो यहां से बाहर क्या निकल रहा है? HCl हर एक स्टेप में. ठीक है. तो SiCl4 मतलब 3 H2O मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा तो SiOH थ्राइस बनेगा और निकलेगा 3 HCl का मॉलिक्यूल बाहर. ठीक है. फाइनली इसको क्या बनाना चाहिए? SiOH3 प्लस 3 HCl आफ्टर sorry SiOH4. I'm sorry, SiOH4 because there are 4 chlorine. तो SiOH4 and 3 HCl ये अपना बाहर निकालेगा. राइट. 3 HCl molecules will be removed. 1 HCl here, 4 है तो यहाँ भी 4 HCl molecules will be removed from here. Right. So in this way we have seen that except the tetrahalide of carbon, other tetrahalides can be easily hydrolyzed. Why it happens? Because other elements have extra d orbitals to accept the lone pairs from water, but carbon do not have these d orbitals. I hope you all have understood this p block one shot video well, and I have tried to cover almost all the physical and chemical properties. Rest out the theory things which are left out with you, you can read them. Okay. Important things are covered in this lecture. So thank you for today. We will meet up in the next lecture. Thank you and have a nice day. Thank you.